हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल मैथ जेनिका पर। आज से हम लोग बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा 2021 के लिए क्रैश कोर्स की शुरुआत कर रहे हैं। इस कोर्स में आपको प्रतिदिन एक वीडियो मिलेगा जिसको मैं बिहार विद्यालय परीक्षा समिति द्वारा पूछे गए पिछले वर्षों के प्रश्न को हल करेंगे। आज इस वीडियो में हम लोग देखेंगे जो सेंटअप एग्ज़ाम हुआ है 2020 का, उसके मैथ पेपर को दोस्तों। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो। पहला क्वेश्चन है, यदि a बराबर 3 का घात 4 गुना 5 का घात 3 तथा b बराबर 3 का घात 2 गुना 5 का घात 2, तो मासा निकालना है a और b का। तो a बराबर क्या है दोस्तों, 3 का घात 4 गुना 5 का घात 3। b बराबर क्या है दोस्तों, 3 का घात 2 गुना 5 का घात 2। हमको क्या निकालना है, मासा निकालना है a तथा b का। तो देखेंगे दोस्तों, यहाँ पर 3 का घात 4 है और 3 का घात 2 है। मासा में सबसे कम घात वाला लेते हैं। तो सबसे कम घात कौन सा है, 3 का घात 2, तो 3 का घात 2 ले लेंगे। अब देखिए 5 का घात यहाँ पे 2 है और 5 का घात यहाँ पे कितना है, 3 है। तो कम घात कितना है, 5 का घात 2 है दोस्तों। अब क्या करेंगे, गुना 3 का घात 2 करेंगे, 3 तिहाई कितना हो जाएगा 9, गुना 5 का घात 2 करेंगे तो 5 पचे 25। 25 में 9 से गुना कर देंगे दोस्तों, तो 25 नमा कितना हो जाएगा 225। तो आंसर हमारा हो जाएगा ए ऑप्शन, जो कि 225 है। हमको मासा में ध्यान रखना है कि कम घात वाला लेते हैं। क्या लेते हैं दोस्तों, कम घात वाला। यदि आपसे पूछा होता लसा, क्या पूछा होता लसा, तो हम लोग ज्यादा घात वाला। यदि लसा पूछता किसका, ए तथा बी का लसा पूछता, तो ज्यादा घात, 3 का घात यहाँ पर 4 ज्यादा है 2 के तुलना में, तो यहाँ पर 3 का घात कितना लेते, 4 लेते। यहाँ पर देखिए 5 का घात 2 कम है 5 के घात 3 से, यानी ज्यादा वाला कौन है, 5 के घात 3, तो 5 का घात 3 लेते। अब 3 का घात 4, 3 गुना 3 गुना 3, 4 बार गुना करेंगे, 3 तिहाई 9, 9 तिया 27, 27 तिया 81 हो जाएगा, गुना 5 को 3 बार गुना करेंगे, 5 पचे 25, 25 पचे 125। तो 125 से गुना कर देंगे 81 में, तो ये आपका लसा दे देगा। लेकिन हमें तो पूछा है मासा, तो मासा कितना है दोस्तों 225। ध्यान रखना है लसा और मासा में अंतर बस यही है कि लसा में ज्यादा घात वाला लेंगे अभाज्य संख्या को, और मासा में कम घात वाला को लेंगे। ठीक है दोस्तों, यदि आपको यह वीडियो अच्छा लग रहा है तो हमारे वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें दोस्तों। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, चतुर्भुज के सभी कोणों का योग होता है 180, 200, 360, 240। आंसर क्या होगा दोस्तों, 360। देखिए एक बहुभुज का फॉर्मूला होता है कि बहुभुज के सारे कोणों का योग, बहुभुज के सभी कोणों का योग बराबर फॉर्मूला होता है, बहुभुज के सभी कोणों का योग बराबर फॉर्मूला होता है क्या, n-2 इंटू 180 डिग्री। ठीक है, अब n यहाँ पे पूछिएगा क्या है, तो n होता है भुजा की संख्या। जैसे चतुर्भुज में कितने भुजा होते हैं, 4, तो n की वैल्यू क्या रखेंगे, यहाँ पे 4 रख देंगे। तो 4 में से 2 जाएगा इंटू 180 डिग्री। 4 में से 2 गया, कितना बचेगा दोस्तों, 2 गुना 180 डिग्री। अब 18 में 2 से गुना करेंगे, 18 दूना 36, और यहाँ पे एक जीरो था तो एक जीरो लगा दिया, तो 360 आंसर होगा। ऐसे ही आपसे पूछ सकता है पंचभुज को, तो n की वैल्यू 5 रखेंगे। त्रिभुज पूछ सकता है, n की वैल्यू 3। तो आपको ये फॉर्मूला याद रखना है, क्या है कि n-2 इंटू 180 डिग्री। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है, 0.43 के ऊपर बार है को p बटा q के रूप में लिखना है। इस प्रश्न में क्या करना है, पहले तो मतलब आपको पता होना चाहिए 0.43 के ऊपर बार का मतलब क्या है। तो इसका मतलब होता है दोस्तों कि 4 3 4 3 4 3 बार बार आएगा। ठीक है, तो हम मान लेते हैं कि x बराबर क्या है, 0.43 4 3 4 3 डॉट डॉट डॉट, कहाँ तक है, अनंत तक। इसको समीकरण 1 मानते हैं। अब क्या करेंगे, समीकरण 1 में ही 10 से गुना करेंगे, 100 से गुना करेंगे, 1000 से गुना करेंगे, 10,000 से गुना करेंगे। गुना करते क्यों है दोस्तों, क्योंकि हम दशमलव के बाद के अंकों को बराबर करते हैं, ताकि घटाने पर दशमलव के बाद के अंक कट जाए तो p बटा q के रूप में आराम से लिख सकते हैं। तो आइए गुना करते हैं 10 से। तो 10 से x में गुना करेंगे तो 10x हो जाएगा। अच्छा बताइए दोस्तों कि यदि 10 से गुना करेंगे 0.4343 में, तो कितना आ जाएगा, 1 अंक दाहिना तरफ शिफ्ट हो जाएगा, यानी 4.3434
3 4 ऐसे ही रहेगा। इसको मान लेते हैं समीकरण सेकंड। अब देखिए दशमलव के बाद के अंक इसके में कितना है, 3 4 3 4 है। यहाँ पर 4 3 4 3 है, दोनों बराबर है नहीं। तो अगला प्रक्रिया क्या करना है, समीकरण 1 में फिर से 100 से गुणा करना है। तो 100 में x से गुणा करेंगे कितना हो जाएगा, 100x हो जाएगा बराबर 100 में गुना करेंगे 0.43 में तो कितना आ जाएगा, दशमलव 1 पर कितना जीरो है, 2 को जीरो, दशमलव 2 अंक बाद शिफ्ट हो जाएगा, 1 अंक और 1 2 अंक। तो कितना हो जाएगा 43.434343। ये समीकरण हो गया दोस्तों तीसरा। अब देखिए यहाँ पर दशमलव के बाद 4343 है, यहाँ भी समीकरण 1 में दशमलव के बाद 4343 दोनों बराबर है कि नहीं। यदि बराबर नहीं रहता तो अगली बार 1000 से गुना करेंगे, फिर भी बराबर नहीं होता तो 10,000 से ऐसे ही बढ़ते जाते हैं। लेकिन यहाँ पर तो बराबर हो गया है, तो क्या करेंगे, समीकरण 3 में से घटा देंगे, माइनस कर देंगे समीकरण 1 को, समीकरण 1 को। तो समीकरण 3 क्या है दोस्तों, 100x बराबर 43.434343। अब समीकरण 1 क्या है दोस्तों, x बराबर 0.434343 और ये तो अनंत तक जाएगा। अब देखिए दशमलव के बाद सब बराबर है कि नहीं, यदि घटाते हैं तो इसका चिन्ह माइनस होगा, इसका भी माइनस होगा। तो ये तो सब खत्म हो गया, जीरो बचा। अब 43 में से जीरो जाएगा, कितना बचेगा 43। तो 43.0 का मतलब क्या होगा, 43 ही ना होगा दोस्तों। अब देखिए 100x में से x को घटाएंगे, कितना x बचेगा, 99x। अब देखिए 99 के साथ x गुना में हमको x का मान निकालना है, तो इधर जाएगा तो भागा में हो जाएगा, यानी 43 बटा कितना हो जाएगा 99। और बी आपके सवाल का उत्तर है, यानी 43 बटा 99। ठीक है दोस्तों, इस अगले प्रश्न पर चलिए बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है 11 बटा 80 का दशमलव प्रसार है। इस प्रश्न में क्या करते हैं दोस्तों, पहले तो आपको पता होना चाहिए शांत क्या है, अशांत क्या है, आवर्ती क्या है, इनमें से कोई नहीं। तो शांत क्या होता है दोस्तों, जैसे आप 2 से भाग करते हैं किसी संख्या में तो 2 दूना 4 होता है, 5 में से 4 गया 1 बचा। अब दशमलव में जाते हैं तो दशमलव बैठा देंगे, 1 0 उतरेगा, 2 बचे कितना हो गया 10। कट गया कि नहीं दोस्तों। अब देखिए शेष कितना बचा 0, दशमलव के बाद आके रुक गया 1 अंक के बाद, तो इसको कहते हैं शांत प्रसार। क्या कहते हैं, शांत प्रसार। लेकिन आपको एक बताते हैं कि यदि आप 3 से 1 में भाग दीजिएगा तो देखिए इसका क्या होता है, 0 बार में लगेगा, 1 में से 0 जाएगा 1। अब दशमलव बैठाएंगे तो 1 0 फिर से उतारेंगे, 3 तिहाई 9, 10 में से 9 गया, कितना बचेगा 1। फिर 1 0 उतरेगा, क्यों, क्योंकि दशमलव बैठा हुआ है, तो फिर 3 तिहाई 9, फिर 1 उतरेगा, फिर 1 0 बैठेगा। तो ये देख रहे हैं 3 3 3 3 बार बार आ रहा है, इसको कहते हैं अशांत। क्या, अशांत कहते हैं। अशांत में भी यह आवर्ती है, क्या है दोस्तों, आवर्ती है। आवर्ती का मतलब क्या हुआ कि बार बार रिपीट करेगा, बार बार दोहराएगा, 3 बार बार आएगा, तो यह हो गया अशांत। अब एक होता है अशांत अनावर्ती, उसको क्या कहते हैं, अपरिमेय संख्या कहते हैं दोस्तों। अशांत अनावर्ती जो तो दशमलव के बाद ना तो खत्म होने वाला है ना रिपीट होगा, इसको अगले प्रश्न में देखेंगे। अभी हमारा क्या है, 11 में भाग देना है 80 से, तो 80 से भाग दे के देख लीजिए कितने बार में जाता है, 0 बार में। 11 में से 0 गया 11। अब दशमलव बैठाएंगे तो दशमलव के बाद 1 0 उतार सकते हैं, तो 80 में 1 बार में लगेगा, कितना बच जाएगा, 0 में से 0 गया 0, 11 में से 8 गया 3। अब 30 है, दशमलव बैठा हुआ है, फिर 1 0, 8 3 24, 3 बार में लगेगा 240। 0 में से 0 गया 0, 10 में से 4 गया 6 और यहाँ पर कट गया। अब 60 है ना दोस्तों, फिर से 1 0 उतरेगा क्योंकि दशमलव बैठा हुआ, तो 8 7 56, कितना हो जाएगा 560। 0 हो गया, 10 में से 6 गया 4 और 1 कट गया, फिर 1 0 उतरेगा, तो 8 बचे कितना होता है 40, तो ये हो गया हमारा 400। ये कट गया कि नहीं दोस्तों। तो देखिए दशमलव के बाद शेष 0 बच गया ना, दशमलव के बाद अंक तो खत्म हो गया, अब आगे अंक कोई नहीं आ रहा है, तो ये दशमलव का शांत प्रसार होगा। ये तो पहला मेथड हो गया दोस्तों। दूसरा मेथड आप क्या कर सकते हैं कि सबसे पहले तो आपको देखना है कि 11 बटा 80 सरलतम रूप में है कि नहीं। सरलतम रूप मतलब कि दोनों का HCF 1 है कि नहीं। यदि दोनों का HCF 1 है तो 80 को क्या करेंगे, अब अभाज्य गुणनखंड करेंगे। 80 को क्या करेंगे, अभाज्य गुणनखंड। 2 से 40 दूना 80, 2 से 20 दूना 40, 2 से 10 दूना 20, 2 से 2 बचे 10। इसको मैं देखिए कितना हो जाएगा, अभाज्य गुणनखंड 80 का किए हैं तो 2 आया है कितनी बार, 4 बार 2 आया है और 1 बार 5 आया है। तो यदि यह सरलतम रूप में दिया रहे
भिन्न के रूप में, और जो हर है उसके अभाज्य गुणनखंड में केवल 2 आ जाए या केवल 5 आ जाए या दोनों आ जाए, यानी 2 और 5 का कॉम्बिनेशन आ जाए, तो भी इसका दशमलव प्रसार क्या होता है? शांत होता है। यदि 2 और 5 के अलावा कोई भी आ जाएगा तो उसका दशमलव प्रसार अशांत होगा। तो ये ध्यान रखना है दोस्तों, यह भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है बहुपद 8x + 14 का शून्यक है। तो शून्यक क्या होता है दोस्तों? x का ऐसा मान जिसको यहाँ पे रखने पर इस बहुपद का मान शून्य हो जाए। शून्यक को ज्ञात करने के लिए पहला तरीका है कि 8x + 14 बराबर क्या है? 0। अब यहाँ से 8x बराबर 14 इधर जाएगा तो माइनस का 14 बचेगा, तो x बराबर 8 के साथ x गुना में है, इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा? भागा में। तो 4 दूना 8 और 7 दूना 14, तो -7/4। तो ये है बी आंसर। आप ऑप्शन से भी जा सकते हैं। दूसरा तरीका है कि आप ऑप्शन से चेक कर लीजिए कि x का मान रख के देखिए इस बहुपद में, यदि इस बहुपद का मान 0 आ गया तो क्या हो जाएगा? 0 आने पर क्या हो जाएगा? तो दोस्तों देखिए यहाँ पर दूसरा तरीका क्या है कि आप इस बहुपद में दूसरा तरीका क्या है दोस्तों कि इस बहुपद में आपको क्या करना पड़ेगा? x का मान रखना पड़ेगा। यदि x का ऐसा मान जिस पर इस बहुपद का मान 0 हो गया तो वही इसका आंसर हो जाएगा। तो आप रख के देखिए 8x + 14 है दोस्तों, x का मान ऑप्शन 1 में 7/4 दिया हुआ है, तो 8 गुना 7/4 + 14, तो 4 से 4 दूना 8 हो गया, 7 दूना कितना हो जाएगा? 14 प्लस ये 14 है, तो 14 में 14 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा? 4 4 8 और 1 1 2, तो यह शून्य के बराबर नहीं है, तो यह आंसर नहीं हो सकता है, मतलब यह शून्यक नहीं है इसका। अब ऑप्शन बी को रखेंगे 8x + 14, x का मान कितना है? -7/4 और प्लस का 14, 4 दूना कितना हो जाएगा? 8, 7 दूना कितना हो जाएगा? -14 प्लस का 14, तो 14 प्लस का और माइनस का 14 कितना हो जाएगा? 0, यानी x का मान -7/4 रखने पर इस बहुपद का मान 0 हो गया ना, तो यह शून्यक कहलाएगा, तो बी आंसर होगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है 128/168 का सरलतम रूप लिखना है दोस्तों, ठीक है। तो सरलतम रूप क्या करना है कि 128/168 जो भी आपको लगे काट काट के कर लीजिए दोस्तों। 8 से कट रहा है, 8 दूना 16, 8 एकम 8, 8 से कट जाता है, 16 8 28 से, यानी 16/21 इसका आंसर होगा दोस्तों। दूसरा तरीका आप ऐसे भी कर सकते हैं कि 128 और 168 का HCF ले लीजिए, 128 और 168 का HCF ले लीजिए, एक बार में जाएगा। 8 में से 8 गया, कितना बचा? 0, 6 में से 2 गया 4, फिर 128, 40 दिया, 120 आ गया, 8 में से 0 गया, कितना बचेगा? 8, ये कट गया। अब फिर से 8 से भागा करेंगे, 40 में 8 बचे, कितना हो जाएगा? 40। शून्य हो गया ना, किससे शून्य हो रहा है शेष? 8 से, तो इसका HCF 8 है। तो अब भिन्न में क्या कर देंगे? आपको पता होना चाहिए कि भिन्न का एक प्रॉपर्टी होता है कि आप किसी भी नॉन जीरो, जो संख्या जीरो नहीं है, उससे आप भाग कर सकते हैं या गुना कर सकते हैं, दोनों में, अंश तथा हर दोनों में। तो 8 से भाग कर देंगे और यह जो देगा यह हमेशा सरलतम रूप में होगा। सरलतम रूप मतलब कि दोनों अंश तथा हर का महत्तम समापवर्तक कितना होगा? 1। तो 128 में 8 से भागा देंगे तो 8 एकम 8 हो जाएगा और ऊपर से बच जाएगा 4, 8 उतरेगा तो 48, 8 छक्का 48, यहाँ से 8 दूना 16 है, 8 एकम 8 यानी 16/21। तो आपको जैसे काट के भी आप कर सकते हैं या आप ऐसे भी कर सकते हैं। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन अपरिमेय संख्या है? तो अपरिमेय संख्या आपको पहले भी बता चुके हैं इस वीडियो में कि जिस संख्या का दशमलव प्रसार अशांत अनावर्ती हो उसे अपरिमेय संख्या कहते हैं, या जिसे p/q के रूप में नहीं लिखा जा सकता है, जहां पर p, q पूर्णांक होते हैं। तो देखिए 49 का वर्गमूल निकालेंगे तो पूरा पूरा कट जाता है, पूरा पूरा वर्गमूल निकलता है तो 7 हो गया। 1/16 है, इसका वर्गमूल निकालेंगे तो 1 का वर्गमूल 1, 16 का वर्गमूल 4, 4 का वर्गमूल निकालेंगे कितना हो जाएगा? 2। लेकिन 5 का पूरा पूरा वर्गमूल नहीं ना निकलता है दोस्तों, तो हमारा 5 ही आंसर होगा, वही अपरिमेय संख्या। और अपरिमेय संख्या वाले क्वेश्चन भी बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। यह सवाल नहीं अंक बदल के पूछे, लेकिन क्वेश्चन इसी प्रकार का पूछेगा मैट्रिक के एग्जाम में।
तो आपको याद रखना है कि जो भी रूट के अंदर रहेगा संख्या, यदि उसका पूरा पूरा वर्गमूल नहीं निकलेगा, यानी जिस संख्या का पूरा पूरा वर्गमूल नहीं निकले या जिस संख्या का पूरा पूरा घनमूल नहीं निकले, तो वह अपरिमेय संख्याएं होती है। और ध्यान रखना है कि पाई क्या है दोस्तों, पाई एक अपरिमेय संख्या है, ये बात याद रखना है। ये भी क्वेश्चन बहुत बार पूछा है। पाई एक अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या है। यदि आपसे पूछ ले कि 22/7 क्या है, तो 22/7 एक परिमेय संख्या है, क्योंकि पाई का एग्जैक्ट मान नहीं है 22/7, यह लगभग वाला मान है दोस्तों। तो ध्यान में रखना है कि पाई एक अपरिमेय संख्या है और 22/7 एक परिमेय संख्या है। और जो भी पूरा पूरा जिसका वर्गमूल नहीं निकलेगा वो अपरिमेय है, जिसका पूरा पूरा घनमूल नहीं निकलेगा वो भी क्या है, अपरिमेय। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 8वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन द्विघात समीकरण है। द्विघात समीकरण के लिए क्या जरूरी है दोस्तों, कि जो भी इसका घात होगा ना वो क्या होगा, 2 होगा, उसे क्या कहेंगे, द्विघात समीकरण कहेंगे। हालांकि यहाँ पर देखिए x का घात क्या है, 1/2, क्योंकि रूट x है, इसका मतलब कितना है, x का घात 1/2 है। तो घात हमेशा अऋणात्मक होना चाहिए, अऋणात्मक होना चाहिए। किसी भी बहुपद का घात क्या होना चाहिए, अऋणात्मक। तो सबसे पहले तो ये बहुपद है ही नहीं, बहुपद भी नहीं है, तो ये समीकरण हो ही नहीं सकता। अगला ऑप्शन देखते हैं कि ये वाला x-1 का होल क्यूब, चूंकि इसका क्यूब करेंगे तो x का घात कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। तो अधिकतम घात यहाँ पर 3 है और हमको अधिकतम घात 2 चाहिए, तो ये भी आंसर नहीं हो सकता। यहाँ पे देखिए दोस्तों, ये है a - b इंटू a प्लस बी। यदि आप फॉर्मूला पता है a - b इंटू a प्लस बी का क्या होता है फॉर्मूला, a² माइनस b²। a बराबर रूट एक्स है तो रूट एक्स का स्क्वायर करेंगे तो x हो जाएगा, माइनस b बराबर 2 है तो 2 का स्क्वायर करेंगे 2 दूना 4 बराबर 6। यहाँ पर देखिए घात कितना है 1, तो ये भी आंसर नहीं होगा। तो आंसर कौन सा होगा, ए ऑप्शन होगा। इसको आप सरल करके देख सकते हैं, x+1 का होल स्क्वायर है, यानी a प्लस बी का होल स्क्वायर लग जाएगा, तो x का स्क्वायर हो जाएगा प्लस 2ab होता है तो 2 गुना x गुना 1 हो जाएगा, प्लस b का स्क्वायर यानी 1 हो जाएगा, बराबर 3 में x से गुना करेंगे 3x प्लस 3 हो जाएगा। अब देखिए x² प्लस 2x गुना 1 करेंगे तो 2x हो जाएगा प्लस 1। अब इसको इधर ले आएंगे तो माइनस का 3x और माइनस का 3 बराबर 0। यहाँ पे x² तो x² होगा। अब देखिए यहाँ प्लस 2x है, यहाँ माइनस 3x है, दोनों एक जैसा पद है तो घटा देंगे। माइनस का कितना बचेगा x, क्योंकि 3 में से 2 गया 1 और माइनस वाला बड़ा है 3 है। अब देखिए प्लस 1 है और माइनस 3 है, इसको में से घटा देंगे, कितना बचेगा दोस्तों, माइनस का 2 बराबर 0। और ये आपका इसको में घात कितना है, अधिकतम घात 2 है, तो ये द्विघात समीकरण होगा। तो इसका आंसर ए ऑप्शन हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्नों की ओर बढ़ते हैं। अच्छा दोस्तों, यदि आपको यह समझ आ रहा है तो आप हमारे वीडियो को अवश्य लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन परिमेय संख्या है। तो परिमेय संख्या पूछा है दोस्तों। परिमेय संख्या जिसे p/q के रूप में लिखा जा सकता है, और p और q क्या रहते हैं, उसमें पूर्णांक रहते हैं और q बराबर 0 नहीं होता है। तो √9 का वर्गमूल निकालेंगे, कितना हो जाएगा, 3/9 है। तो देखिए पूरा पूरा जिसका वर्गमूल निकाला जाता है वो परिमेय संख्या होता है कि नहीं, ये पिछले क्वेश्चन पूछा था उसी के जैसा है, तो ये आंसर हो जाएगा। इसको में देखिए √6 का पूरा पूरा वर्गमूल नहीं निकलता, यहाँ भी √6 का पूरा पूरा वर्गमूल नहीं निकलेगा, तो ये अपरिमेय संख्या होगा, परिमेय नहीं होगा। ये भी देख लीजिए 3 3 9 हो गया, 1 का वर्गमूल तो 1 हो जाता है, लेकिन 3 का वर्गमूल नहीं निकलता है, तो √3, तो ये भी अपरिमेय होगा, परिमेय संख्या नहीं होगा। यहाँ पे भी देखिए सेम सिचुएशन है, 1 का वर्गमूल तो 1 हो गया, 10 का वर्गमूल √10 हो गया, तो ये भी एक अपरिमेय संख्या है, परिमेय संख्या नहीं है। तो आंसर कौन सा हो गया दोस्तों, ए ऑप्शन। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और यह हमारा इस वीडियो का अंतिम प्रश्न है, अब बाकी कल देखेंगे दोस्तों। तो लास्ट क्वेश्चन क्या है दोस्तों, कह रहा है निम्नलिखित में कौन द्विघात बहुपद है जिसके शून्यक 5, -3 है। यानी शून्यक हम मान लेते हैं कि अल्फा बराबर क्या दिया हुआ है 5, बीटा बराबर क्या दिया हुआ है -3। तो यदि शून्यक दिए रहने पर द्विघात बहुपद क्या होता है दोस्तों, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स और प्लस अल्फा इंटू बीटा। तो x² लिखेंगे, माइनस अल्फा की जगह पर 5 है
प्लस बीटा की जगह पर कितना है, -3 है, प्लस इंटू एक्स है, प्लस अल्फा इंटू बीटा, तो अल्फा की जगह पर 5 है, बीटा की जगह पर कितना है दोस्तों, -3। तो एक्स स्क्वायर हो गया, -5 में से 3 गया, कितना बचेगा, 2 बच जाएगा, इंटू एक्स हो गया, और प्लस गुना माइनस कितना हो जाएगा, -5 तिहाई 15। तो ऑप्शन हमारा ए सही होगा दोस्तों। यह भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, यह हमेशा पूछा जाता है एग्जाम में, तो आपको ध्यान में रखना है क्या कि यदि शून्यक दिया हुआ है, 2 शून्य द्विघात बहुपद का दिया हुआ है, तो आपको द्विघात बहुपद कैसे लिखेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा, यानी शून्यकों का योग इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। अल्फा प्लस बीटा क्या होता है दोस्तों, शून्यकों का योग, अल्फा इंटू बीटा क्या होता है, शून्यकों का गुणनफल। तो हमारे वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों। चलिए अब रखते हैं, कल मिलेंगे, ठीक है।